वेलकम टू रचित स्टडीजिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का डिटरमिनेंट चैप्टर को लेके आए हैं। इसका 3 लेक्चर हो चुका है और हम 4th लेक्चर पर चल रहे हैं, राइट। 4 लेक्चर हो चुका है, राइट। तो आज हम लोग 5th लेक्चर पर चल रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम ढेर सारा वीडियो इसी तरह से आपके लिए लाते रहें और एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। Application of determinant in solving a system of linear equations. सबसे पहली बात, आप तो जानते होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यानी एक ऐसा इक्वेशन x और y में वेरिएबल x और y होता है जो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मेट होता है क्या, ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्मेट है, यानी इस तरह का जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्या है, 2 वेरिएबल है x और y। तो ये हमेशा आपको क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपको स्ट्रेट लाइन। क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए हम लोग मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation given by एक सिस्टम देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास है a1x + b1y + c1z = d1, राइट। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहा है आपको, 3 वेरिएबल दिख रहा है। चलिए a2x + b2y + c2z = d2, राइट। फिर अगला है a3x + b3y + c3z = d। 3 इक्वेशन है आपके पास, राइट। कितना इक्वेशन है, 3 इक्वेशन। चलिए ध्यान से देखिए इस 3 इक्वेशंस को। फिर उसके बाद कहता है ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x y z which simultaneously satisfy these 3 equation is called a set या सॉल्यूशन सेट। मतलब अगर आपके पास ये 3 इक्वेशन है, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल है, राइट। आप जानते होंगे कि जितना वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल है आपके पास और तीनों का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए, 3। अब कहता है सेट ऑफ वैल्यूज़, तो कहता है वैल्यू का एक सेट आएगा, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड। भाई हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई, जो क्या करेगा, एक्स वाई जेड के वैल्यू हम निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वही 3 इक्वेशन, दीज 3 इक्वेशंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन सेट। तो भाई इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा तो वही एक्स वाई जेड को हम लोग सोल्यूशन सेट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास देखिए, एग्जाम्पल के लिए लिखा है क्या, एक इक्वेशन है 5x - का 6y + का 4z, राइट।
इक्वल्स टू 15। फिर अगला इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस का 4y माइनस का 3z इक्वल्स टू 19। फिर अगला इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस का 6z इक्वल्स टू 46, राइट। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो x का वैल्यू 3, y के वैल्यू 4 और z के वैल्यू 6 जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ x के वैल्यू 3 डालिए, 5 3 जा 15, y के वैल्यू 4 डालिए, कितना होगा 24। 15 में से 24 गया कितना, माइनस का 9 और 4z कितना, 6 4 जा 24, तो 15 आ गया। 15 RHS और RHS बराबर हो गया, यानी सेटिस्फाई करेगा, तो यही सोल्यूशन सेट कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए क्या लिखता है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस may have a unique solution। वो कहता है कि एक सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन का उसके पास हो सकता है एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और मैनी सॉल्यूशन या बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, बिल्कुल, और नो सॉल्यूशन एट ऑल। मतलब अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो सके उसका सॉल्यूशन ना निकले, हो सके उसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो, बहुत सारा मतलब एक्स और वाई जेड का वैल्यू सेटिस्फाई करे, और उसके बाद हो सकता है कि खास हो, जैसे यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। चलिए अब कहता है आगे में, देखिएगा ध्यान से, इफ इट हैज़ अ सॉल्यूशन whether यूनिक और नॉट। भाई अगर उसके पास सॉल्यूशन है, यूनिक रहे चाहे ना रहे, द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट कहते हैं। कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, यूनिक रहे चाहे ना रहे, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, चल, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, एकदम सही। इफ़ इट हैज़, चाहे सॉल्यूशन एक रहे चाहे एक से ज़्यादा रहे, इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन it is called an inconsistent solution। inconsistent system या solution, कंसिस्टेंट सिस्टम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सिस्टम, ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, यूनिक रहे चाहे ना रहे, तो कंसिस्टेंट, अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, राइट। प्लीज़ गाइज बाहर के साउंड को प्लीज़ इग्नोर करें आप लोग, ये थोड़ी देर के लिए है। समझ में आ गया, तो ये कंप्लीट आपका क्या था। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा, अगर 3 लीनियर इक्वेशंस है आपके पास तो 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका सॉल्यूशन हुआ, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, मतलब यूनिक हो यूनिक ना हो, तो कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। कहता है कि अभी जो पिछला इक्वेशन देखे, उस इक्वेशन में अगर d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3, अगर ये सब मिल के कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज सेड टू बी
होमोजेनियस सिस्टम, क्या होमोजेनियस, उसको क्या कहेंगे हम लोग, होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे, राइट। अगर वो ना हुआ, ऐसा ना हुआ, अदरवाइज तो उसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस। अगर वो उसका कांस्टेंट टर्म जीरो है तो होमोजेनियस, और कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है तो नॉन होमोजेनियस, ठीक है। इसको माइंड में रखिए, अगर नहीं है तो नॉन होमोजेनियस, ठीक है। चलिए, अगर जीरो हो गया तो होमोजेनियस, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग देते हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम of linear equations, solution of a non homogeneous system of equation। नॉन होमोजेनियस मतलब वो जीरो के बराबर नहीं है, कांस्टेंट टर्म, राइट। चलिए, इसी को हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें पहला आएगा क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करने जाएंगे। वी नाउ इंटेंड to solve a system of simultaneous linear equation by Cramer's rule, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इस किसके नाम पर पढ़ा है, एक स्विट्जरलैंड का मैथमेटिशियन था, इनका नाम था गैब्रियल क्रैमर। क्या नाम था, गैब्रियल क्रैमर, राइट। चलिए, क्या है क्रैमर रूल, ध्यान से देखिए। इसको थ्योरम 1 टाइप में हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसके रूल सब देख लीजिए। क्रैमर रूल क्या है, कहता है द सॉल्यूशन of the system of simultaneous linear equation क्या है, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल्स टू c1, इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, इक्वेशन 2, राइट। कहता है इसको सॉल्व कीजिएगा इज गिवन बाय। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर x के वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x के वैल्यू, तो आप d1/d कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, d1/d। और y के वैल्यू निकालना है तो आपको d2/d करना है, ठीक है। अब दिमाग में आएगी सर d1 क्या होता है, d क्या होता है। d होता है आपका a1 b1 a2 b2, यानी x और y का कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, राइट। अच्छा, d1 क्या होगा, आप कांस्टेंट टर्म c1 c2 और होगा फिर b1 b2, राइट। और d2 क्या होगा आपका, d2 होगा a1 a2 और c1 c2, राइट, ठीक ना। बस ये याद रखिएगा कि d कभी जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। तो ये रूल है, कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। समझ में आ गया ना। चलिए, ये कैसे निकालेंगे तो समझ में आ गया, d1 d2, राइट। d में बस x और y का कोएफिशिएंट है, d1 में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है और y का कोएफिशिएंट, और d2 में हाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या करना चाहते हैं, ये आगे पीछे ना वैसे नहीं, जो रूल है वही चलेगा,
देखिए क्रैमर्स रूल का रूल 2 है जो कि थ्योरम 2 करके आया है। देखिए ध्यान से क्या है, कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन the solution of the system of equations ये होगा D1 के बराबर, क्या होगा इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू D2 और इज इक्वल्स टू D3, राइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, राइट। ठीक है, अगर इसका आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो x का वैल्यू इज गिवन बाय, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही D1/D2, क्या D1/D, क्या D1/D। y का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या निकलेगा D2/D, और अगर आपको z का वैल्यू निकालना है तो ये D3/D हो जाएगा, राइट। और वापस सेम चीज़ d निकालना है तो आपको क्या होगा, सबका कोएफिशिएंट A1 A2 A3, राइट, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। अगर D1 आपको निकालना है तो वही कोएफिशिएंट बस चेंज हो जाएगा, D1 D2 D3 और बाद बाकी सब एज इट इज रह जाएगा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर आपको निकालना है D2, क्या निकालना है D2 निकालना है तो आप बस क्या कीजिएगा A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3, ये D2 से निकलेगा। और D निकालना है तो आप सिंपली इसको A1 A2 A3 D निकाल दिए थे, अच्छा D निकाल दिए थे, D3 होगा तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, राइट। इसमें भी क्या होगा, D कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है, राइट। इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर D क्या होगा, यहाँ पर D क्या होगा, देखिए तो समझ में आ गया D1 D2 D3 कैसे निकलेगा और D समझ में आया। चलिए अगर ये मान लीजिए कि 3 इक्वेशंस के लिए है, कितना भी इक्वेशन है उसके लिए भी ऐसे ही आप जो है चेंज कर करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थ्योरम 3 देख लीजिए। देखिए थ्योरम 3 ये भी क्रैमर्स रूल का ही है। लेट देयर बी अ सिस्टम ऑफ n simultaneous linear equations और n अननोन होगा। अगर n इक्वेशंस है तो क्या होगा, n अननोन्स होगा, राइट। गिवन बाय कैसे मिलेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए यहाँ हुआ तो A11 x1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए प्लस A12 x2, ऐसा n है तो A1n xn है ना, इसको B1 के बराबर मान लीजिए। फिर A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या होगा A2n xn बराबर ये B2 मान लीजिए, ऐसा चलते जाएगा।
ये हो जाएगा an1x1 प्लस an2 x2, ऐसा चलते जाएगा आपका ये सिस्टम an xn, ये हो जाएगा bn के बराबर, राइट। कोई दिक्कत? सही है। चलिए, तो इसमें आपको डी वैसे ही मानना है। डी कैसे मानना है? डी मानना है आपको a11 a21 a कितना होगा 31 डॉट है ना, ये क्या होगा n1, ठीक है। फिर मानना है a12 a22 a32 ये सब चलते जाएगा a1n a2n a3 an, ये आपका डी है। क्या है? डी। एंड लेट, फिर क्या कह रहे हैं? लेट d1 बी द dj, क्या dj बी द डिटर्मिनेंट obtained from capital D after replacing the jth column by, कैसे करेंगे रिप्लेस? b1 b2 डॉट डॉट bn, राइट। तो आपका वापस से x1 क्या होगा? d1 बाई डी, x2 क्या होगा? d2 बाई डी, इसी तरह से xn क्या होगा? dn बाई डी। ये याद रखिए, d कभी 0 के बराबर नहीं, ठीक है। समझ में आया? ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इतना लंबा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, इतना लंबा आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आता है इतना लंबा। देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज देखें कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी को देखेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी देखिए ध्यान से। केस 1 देखिए, पहले पढ़िए क्या लिखा है। फॉर अ सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कितना? 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए, है ना। जब कितना अननोन हो? 2 अननोन। कितना हो? 2 अननोन। देखिए क्या लिखा है, कहता है पहला केस 1 में फर्स्ट पॉइंट में d इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो इसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और यूनिक सोल्यूशन में x कैसे निकलेगा? वही d1 बाई डी, सही है। और y कैसे निकलेगा? d2 बाई डी, सही है। दूसरा, अगर d इक्वल टू 0 है एंड d1 इक्वल्स टू d2, ये भी 0 है, राइट, तो भी सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंस होगा तो इसके पास कैसे कितना सोल्यूशन? इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर ऐसा है तो समझ गए आप, d इक्वल टू 0 और d1 बराबर d2 बराबर 0 हो जाए तो ये कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तीसरा केस है, अगर d 0 हो जाए और वन ऑफ d1 एंड d2, अगर d1 या d2 में से कोई इज नॉन जीरो है, वो क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, कोई एक, सही है। देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट केस में कितना सोल्यूशन होता है? नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, केस 2 देख लीजिए।
क्या है केस 2 में पढ़िए। अब क्या है 3 सिस्टम के लिए, 3 साइमल्टेनियस सिस्टम के लिए, है ना, 3 सिस्टम के लिए जो कितना अननोन होगा, 3 अननोन होगा। क्या होगा, 3 अननोन। तो वापस से अगर पहला केस क्या है, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0, d 0 के बराबर नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसके पास कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा देख लीजिए, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो x कैसे निकलेगा, वही खेल d1/d, y कैसे निकलेगा, d2/d, और z कैसे निकलेगा, d3/d। सही है। चलिए दूसरा केस क्या है इसका, कि अगर आपका d 0 हुआ और d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 और ये सब भी क्या होगा, 0 होगा, तो कहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, देन इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर हो जाएगा तो मैनी सॉल्यूशंस होगा। सही है। और तीसरा केस कह रहा है कि अगर आपका d कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, एंड एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द डिटर्मिनेंट d1 एंड d2, कम से कम d1 d2 और d3 में से कोई एक, है ना, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्रैमर सूत्र से आप इस सब को बना सकते हैं, नो सोल्यूशन आएगा उस केस में। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक एल्गोरिदम है, आप देख लीजिए स्टेप्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन। इजी है, लास्ट है, इसको देखिए। देखिए सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, एल्गोरिदम में क्या क्या फॉलो करना है बनाने के लिए। देखिए ध्यान से, पहला स्टेप 1 में कह रहा है, स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, ऑब्टेन, पहले आपको d1 d2 और d3 ऑब्टेन कर लीजिए, राइट, इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर स्टेप 2 में कीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल D। अब D का फाइंड कर लीजिए वैल्यू, अगर D 0 के बराबर नहीं, ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, और यूनिक सोल्यूशन, क्या बोले, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए आपको d1/d करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालने के लिए d2/d करना पड़ेगा, और z का वैल्यू निकालने के लिए d3/d करना पड़ेगा, राइट, कोई दिक्कत। और इफ़ d इक्वल्स टू 0 हो जाए, गो टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 में जाएंगे, d अगर 0 हो जाए, क्या है स्टेप 3, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 3 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d1 d2 और d3 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, है ना, इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अगर एक में से कोई क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भैया देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। अगर d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो भैया स्टेप 4 हो जाएगी, देन गो टू स्टेप 4। पहले तो क्या करेंगे, d1 d2 d3 निकालेंगे, फिर d निकालेंगे। अगर d नॉट इक्वल टू कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन है तो x ये निकलेगा, राइट। अगर d स्टेप 4 में जाएंगे, अगर d 0 हो गया तो, राइट, तो कम से कम एक जो है डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ये नहीं, अगर ये आ गया, सब बराबर आ जाएगा, तो आप स्टेप 4 में जाइएगा। स्टेप 4 क्या कहता है
देखिए ध्यान से, स्टेप 4 में क्या कहता है, टेक एनी 2 इक्वेशन आउट ऑफ 3 गिवन इक्वेशन एंड शिफ्ट वन ऑफ द वेरिएबल से जेड। अब क्या कीजिए, 3 इक्वेशन में से आप किसी 2 को ले लीजिए, कितना को ले लीजिए, किसी 2 को ले लीजिए, राइट। और उसके बाद जो वेरिएबल है मान लीजिए जेड, उसको शिफ्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, है ना, LHS से क्या कर दीजिए RHS में, ताकि इक्वेशन आपका x और y में बच जाए, ठीक है। सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल टू ऑब्टेन एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ जेड। अब एक्स वाई को जेड के टर्म्स में निकाल लीजिए क्रैमर्स रूल से, ठीक है। इफ़ दीज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, अगर ये दोनों वैल्यू एक्स वाई का आ गया और थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, राइट, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और वैल्यू जो है एक्स वाई और जेड का वो एक सोल्यूशन देगा, क्या देगा, सोल्यूशन देगा। अगर वैल्यू एक्स वाई का सेटिस्फाई नहीं किया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो आप समझिए उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस ऑफ अ homogeneous system of linear equation। देखिए ध्यान से, कहता है प्रीवियस सब सेक्शन में हम लोगों ने लर्न किया नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में, राइट, और उसके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। चलिए एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं, क्या है, A1x, लेट अस नाउ कंसीडर, हम लोग अब कंसीडर करते हैं ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2 प्लस C2z इक्वल्स टू 0, A3x B3y प्लस C3z इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस सिस्टम के लिए हमारे पास, फॉर दिस सिस्टम D फिर से निकालेंगे D1, तो D1 कैसे होगा बाबू, 0 0 0 और B1 B2 B3, ठीक है, C1 C2 C3। अगर आप D2 निकालिएगा तो ये आ जाएगा A1, शिफ्टिंग देखो कैसे हो रहा है, अब 0 बीच में आ जाएगा, ठीक है, और C1 C2 C3 हो जाएगा, सही है। और आपको D3 निकालना है, क्या निकालना है, D3, तो 0 अब कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और 0 0 0, सही है। ये सब इक्वल टू 0 के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर, सही है। अगर इफ़ D इक्वल्स टू हो जाए, क्या D1 क्या होगा, D क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, सही है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, सब 0 है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, D1 बाई D इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, D2 बाई D इक्वल्स टू 0, और z का वैल्यू कैसे निकलेगा, D3 बाई D इक्वल्स टू 0। हाँ कभी बिल्कुल ऐड करते हैं, हाँ बिल्कुल, पहले निकालना पड़ेगा इक्वेशन करके। चलिए अब क्या कहता है, 10 इफ़ D इज इक्वल टू 0, अगर D 0 के बराबर हो गया, D 0 के बराबर, सॉरी D नॉट इक्वल टू 0, D 0 के बराबर नहीं है, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, इसके पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, और x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, कि अगर D इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, तो सिस्टम क्या होगा, होमोजेनियस होगा, उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, इसी को हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर D 0 हो जाए, अगर D क्या हो जाए, 0 हो जाए,
अगर डी 0 हो जाए तो होमोजेनियस सिस्टम के पास इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब कहता है सॉल्यूशंस अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल कहलाएगा, ठीक है ना, या नॉन जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। सही है। चलिए अब कुछ रूल्स हैं, एल्गोरिदम है होमोजेनियस सिस्टम के लिए, उसको देख लीजिए। ये समझ में आया, ट्रिवियल कब होगा, जब डी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा होमोजेनियस में, ठीक है। देखिए एल्गोरिदम में क्या है, एल्गोरिदम बहुत आसान है। कहता है स्टेप 1 में क्या एल्गोरिदम है, पढ़िए क्या लिखता है। ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड कंप्यूट डी, मतलब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए और डी को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए डी का। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप में 2 में कहता है कि इफ़ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर डी 0 के बराबर ना हो तो सिस्टम के पास ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। सो अगर ऐसा हो गया तो x बराबर 0 होगा, y बराबर भी और z बराबर भी 0 होगा। यही सोल्यूशन होगा गिवन सिस्टम का, ठीक है। स्टेप 3 में क्या कह रहा है, स्टेप 3 में कह रहा है कि अगर d 0 हो, अगर d 0 हो तो टेक आउट, आप 3 इक्वेशन है ना आपके पास, इसमें से आप क्या कीजिए, 2 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 2। फिर क्या कीजिए, रिप्लेस वन ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल मान लीजिए आप जेड को क्या कीजिएगा, RHS में ले जाइएगा। किधर ले जाइएगा, RHS में, ठीक है ना। एंड बाई की या फिर कांस्टेंट से रिप्लेस करके उसको ले जाइएगा उस तरफ। सॉल्व द सिस्टम बाय क्रैमर्स रूल, अब सिस्टम को क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्रैमर्स रूल सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन सो ऑब्टेन विद जेड इक्वल्स टू के, तो भाई जेड को के बराबर मान लिए, कांस्टेंट को उधर ले जाके पहले जेड को ले जाएंगे बराबर को उस तरफ, उसको के मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, गिव्स अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही वैल्यू देगा सॉल्यूशन का, ठीक है। इफ फिर क्या कहता है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द एबव डिस्कशन दैट होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। भाई कब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, ठीक है। आराम से जैसे जैसे स्टेप फॉलो किया गया है सेम स्टेप को फॉलो कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।